हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो ये चाह रहा होता है कि उसे मार दिया जाए, शूट कर दिया जाए। यहाँ वार्डन ऑर्डर भी दे देता है और सारे सोल्जर्स उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। शूटर उसे शूट करने वाला होता है, बट लकीली वार्डन की नजर पड़ जाती है कि ये पार्क चिंग हो है। वो जल्दी से शूटर को ऑर्डर करता है कि इसे शूट ना करना। एंड देन फ्रेंड्स, अब उसे शूट नहीं किया जाता है और उसे सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं चलेगा। एंड देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वार्डन अब कॉल करता है गोंग जी होन को और उसे कहता है कि तुम्हारा ये पार्क चिंग हो मरना चाहता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहा था, बट वो उसे लालच देता है और कहता है कि तुम्हें उसे जिंदा रखना है हर हाल में और उसकी केयर करनी है। इसके बदले में तुम्हें बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ हम पार्क चिंग हो को देखते हैं जो तड़प रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कौन मुझे बिग माउस में फ्रेम करना चाहता है, कौन चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें अब मीहू को दिखाया जाता है। उसने ग्यूचन हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया होता है जिसका ये मर्डर केस होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर उसे सबसे मिलवा रही होती है, बट स्टाफ मेंबर्स उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। एंड देन फ्रेंड्स, अब अपना वर्क कर रही होती है। इतने में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर आती है और कहती है सब लोग लंच पे चलो। फिर वो मीहू को कहती है कि अब तुम्हारा लंच का टाइम नहीं हुआ है, तुम ऐसा करो सब पेशेंट्स को मेडिसिन वगैरह दो जाकर उनके रूम्स में। अब यहाँ उनके जाने के बाद मीहू सोचती है कि ये लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, मैं भी इन्हें दिखाऊंगी मैं क्या चीज हूँ। हम यहाँ मीहू को देखते हैं जो सब पेशेंट्स की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही होती है, सबको मेडिसिन दे रही होती है। बट इतने में हम देखते हैं कि एक पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, उसे हार्ट अटैक आ रहा होता है। तो मीहू जल्दी से उसे सीपीआर देने लगती है। उसे वो अच्छे से हैंडल कर रही होती है। फिर वो अलार्म बजा देती है ताकि बाकी सब स्टाफ वाले भी आ जाएं। बट यहाँ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, किसी को भी परवाह नहीं होती है। एंड देन फ्रेंड्स, अब जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो इतने में हम देखते हैं कि ग्यूचन हॉस्पिटल की डायरेक्टर जिसका नाम जूही है और जो मेयर की वाइफ है वो आके खड़ी होती है। उसके साथ और स्टाफ वाले भी होते हैं। वो उसे बता देती है कि मैंने इसे स्टेबल कर दिया है। तो यहाँ पर वो डायरेक्टर उससे गुस्सा करके कहती है तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी थी। तो वो कहती है मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड नर्स हूँ, मुझे किससे इजाजत लेने की जरूरत होगी। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर डर के कहती है कि ये बिल्कुल न्यू है, इसे इस बारे में पता नहीं था। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को गुस्से से कहती है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन फ्रेंड्स, अब एडमिनिस्ट्रेटर आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा था ये सब करने का। तो वो कहती है इसकी जान खतरे में थी, आखिर इसकी फैमिली वाले हैं, उन्हें भी तो जवाब देना होता है। तो वो कहती है कि इसकी फैमिली वालों ने डीएनआर ऑर्डर साइन किया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उनका ये फैमिली मेंबर ये पेशेंट मर रहा है तो उसे मरने दिया जाए, उसकी जान ना बचाई जाए। तो यहाँ पर जितने भी 7th फ्लोर में कैंसर पेशेंट्स हैं वो समझो मरने के लिए यहाँ पर इंतजार में लेटे हुए हैं, उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना है। आइंदा से बात याद रखना। मीहू यहाँ पर उसे बहस करने लगती है कि ये सब गलत है, बट वो साफ कह देती है कि तुम मामले को ज्यादा मत संगीन करो और जो कहा गया है, जो ऑर्डर दिया गया है उसी को फॉलो करो। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि मीहू लंच बैठ के कर रही होती है और यहाँ पे वो उस प्रोफेसर की भी थीसिस वगैरह देख रही होती है। इतने में उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है और एक स्टाफ मेंबर एक औरत को मना रहा होता है कि तुम मेडिसिन और बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो तुम डीएनआर ऑर्डर साइन कर दो, यही उसके लिए बेहतर है, तुम्हें अच्छे से पता है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और वो बेचारी साइन कर रही होती है। यहाँ अब इस बारे में मीहू अपने फादर इन लॉ को और प्रोसिक्यूटर को बता रही होती है कि किस तरह 7th फ्लोर के पेशेंट्स के साथ अजीब बिहेवियर किया जाता है। यहाँ पे उसका फादर कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम ये समझ रही हो कि ये मर्डर केस इस मामले से लिंक करता है, यकीनन प्रोफेसर ने इस बारे में अपने पेपर्स में कुछ ना कुछ राइट जरूर किया होगा। तो वो कहती है एग्जैक्टली, मुझे यही लग रहा है कि इस मर्डर केस का इन बातों से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। अब वो नोटिस करती है कि प्रोसिक्यूटर बहुत ही खामोश बैठा होता है। तो वो प्रोसिक्यूटर को कहती है कि तुम्हें आज क्या हुआ है। वो उठता है और कुछ पेपर्स ला के मीहू को दिखाता है। वो डिवोर्स पेपर्स होते हैं। मीहू ये पेपर्स देकर उठ खड़ी होती है और कहती है कि ये आखिर क्या मसला है। पार्क चिंग हो इसका मतलब इसलिए मुझसे मिलना नहीं चाहता था। वो पेपर्स फाड़ देती है और कहती है कि इसकी जरूरत कैसी हुई मुझे ये पेपर्स भिजवाने की। वो रोने लग जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं पार्क चिंग हो का साथ नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा क्यों समझ रहा है, बट यहाँ पर प्रोसिक्यूटर से समझाता है कि वो तुम्हारा भला चाह रहा है। वो बिग माउस डिक्लेयर हो गया है और बिग माउस की वाइफ की लाइफ को खतरा है। वो चाहता है कि तुम उसके बगैर जिंदगी गुजारो क्योंकि उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि उसे जेल से रिहाई मिलेगी। वो समझ रहा है उसकी सारी जिंदगी जेल में रहेगी। बट यहाँ पे वो गुस्सा करके उठ के जाने लगती है और कहती है मैं उससे कल जाके मिलूंगी। बट यहाँ पर प्रोसिक्यूटर उसे बताता है कि वो सॉलिटरी सेल में है, उसे कोई भी विजिट नहीं कर सकता है, तो तुम्हारी ये कोशिश बेकार जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें वार्डन का सीन दिखाया जाता है। वो बैठ के सारे पैसे गिन रहा होता है और अपने लॉकर में सारे पैसे कलेक्ट करके रखता है और सोच रहा होता है ये पैसे बहुत ज्यादा कम है, मुझे कुछ करना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने सोल्जर को बुलवाता है और उसे कहता है कल के लिए असेंबली अरेंज की जाए। सोल्जर कहता है कि आपने कुछ दिनों पहले ही तो असेंबली की थी। तो वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो ही करो। उसके जाने के बाद वो सोचता है कि अगर
पार्क चिंग हो वाकई में बिग माउस है तो मुझे उसे यूज करना चाहिए, मैं उससे काफी ज्यादा पैसे निकलवा सकता हूँ। एंड देन फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कॉरिडोर में सब प्रिजनर्स इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर वार्डन अपनी ग्लासेस लगा के आता है और सबको लेक्चर देने लग जाता है कि अब सबने डिसिप्लिन से रहना है। तुम सबको पता है ना कि यहाँ का हेड मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे ही खुश करना है। अगर तुम लोगों ने मुझे खुश ना किया तो तुम्हारे लिए ही बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। अब यहाँ पर वो कहता है जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो साइड पर आ जाए और जिन्होंने नहीं दिए उनके नेम अनाउंस की जाए और उस ग्रुप को साइड पे किया जाए। पार्क चिंग हो को ये बात समझ नहीं आती तो जेरी उसे सारी बात बताता है कि ये वार्डन प्रिजनर्स को क्लासिफाइड करता है, यानी ग्रुप्स में डिवाइड करता है। ग्रुप ए में वो उन क्रिमिनल्स को रखता है जो वीआईपीज होते हैं, जो उसे बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं और वो कोई भी काम नहीं करते हैं और अपनी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ग्रुप 2 में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच के सारे काम करते हैं, जिनमें ये हेड भी शामिल होता है। और ग्रुप 3 में वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाते हैं और उनसे सारे बुरे काम करवाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं और इवन उन्हें फूड भी बहुत कम दिया जाता है। ये बात सुन के पार्क चिंग हो को बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पे हम एक प्रिजनर को देखते हैं जिसका जब नेम अनाउंस होता है तो वो आगे बढ़ के वार्डन से बहस करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ही पैसे दिए थे, इस हफ्ते मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे उसे सारे सोल्जर्स मारने लग जाते हैं। तो पार्क चिंग हो आगे बढ़ता है, उसकी जान बचाता है और कहता है कि तुम ये इलीगल कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इसकी सजा है। वो अपने लॉ की कुछ बातें उससे बताता है कि ये किस तरह इलीगल है और तुम्हें इसके बारे में क्या क्या सजा मिल सकती है। वार्डन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे लॉ पढ़ाने की। तो वो कहता है इसे भी उस ग्रुप में शामिल कर दो ताकि इसे भी अच्छी तरह पता चल जाए कि मुझसे पंगा लेने की आखिर सजा इसे क्या मिल सकती है। अब पार्क चिंग हो को भी उस ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ग्रुप सी से तो बहुत गंदे काम कराए जा रहे होते हैं। उनसे सीवेज लाइन सारी साफ वगैरह करवाई जा रही होती है, उनका तो वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल होता है। यहाँ पार्क चिंग हो भी बहुत परेशान होता है। एंड देन फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रिजनर के हेड को देखते हैं जो एक प्रिजनर को बुलवाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरा वो काम करोगे तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा और मुझे पता है तुम्हारी वाइफ की लाइफ खतरे में है और उसकी लाइफ बच जाएगी। एंड देन फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सीन हमें ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ सारे कैदी होते हैं और यहाँ पर वो दूसरा कैदी जिससे टास्क दिया होता है वो ये दिया होता है कि उसने पार्क चिंग हो को मार देना है। तो यहाँ अब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है बट लकीली वार्डन देख लेता है और वो अलार्म बजा देता है और सोल्जर्स को कहता है जल्दी से पार्क चिंग हो की जान बचाने जाओ। बट वो प्रिजनर आगे बढ़ता है और उस पर वार कर देता है बट यहाँ पर पार्क चिंग हो अपनी जान बचा रहा होता है। यहाँ बहुत फाइट हो रही होती है उन दोनों के दरमियान बट पार्क चिंग हो उसके हर वार से बच रहा होता है। यहाँ जेरी बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो पार्क चिंग हो का साथ दे, उसकी जान बचाए, पर काफी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पार्क चिंग हो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा रहा होता है और यहाँ उसने नाइफ को पकड़ा होता है, उसका बहुत ब्लड निकल रहा होता है। इतने में लकीली सोल्जर्स पार्क चिंग हो से पीछे करते हैं। अब यहाँ वीआईपीज तो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार नहीं मरा। तो यहाँ पे वो उन्हें गौर से देखता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये तीनों बिग माउस में मुझे फ्रेम करना चाहते हैं। अगर ये तीनों सच में मुझे फ्रेम करना चाहते तो ये लोग मुझे यहाँ मरवा ना रहे होते। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ पार्क चिंग हो का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद वार्डन उसके पास आके बैठता है और कहता है कि तुम्हें मेरा थैंक यू करना चाहिए क्योंकि हर बार मैं तुम्हारी जान बचा लेता हूँ। फिर वो से कहता है कि वैसे अगर गोंगजे होन ने ना दिया होता ऑर्डर तो तुम अब तक मर चुके होते, तुम यहाँ जिंदा ना होते। गोंगजे होन को लगता है तुम बिग माउस हो लेकिन मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर तुम बिग माउस हो तो तुम्हें अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे अब तुमसे काफी अमाउंट चाहिए क्योंकि अगर तुमने मुझे अमाउंट ना दी तो तुम्हें पता है ना गोंगजे होन भी तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे फादर इन लॉ को मरवा सकता है। अपनी वाइफ के बारे में सुन के यहाँ पर पार्क चिंग हो के एकदम से एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। अब वो से कह रहा होता है कि उनका एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, क्या पता उन्होंने डैश कैम वीडियो देखी हो, गोंगजे होन को जब पता चलेगा ये बात तो जैसे तुम्हारे साथ हुआ है उनके साथ भी वैसा हो सकता है। अब यहाँ पे पार्क चिंग हो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मेरी वाइफ का और मेरे फादर इन लॉ का नाम भी मत लेना। वो बहुत गुस्से से कहता है। तो वो हंस के कहता है कि क्यों, तुम आखिर हो कौन जो तुम मुझे ऐसे धमका रहे हो। वो आगे से कहता है मैं बिग माउस हूँ। फिर वो गौर से देख कर कहता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो टी का कप होता है वो उसे जोर से मरोड़ता है और कहता है मेरी वाइफ से और मेरे फादर इन लॉ से दूर रहना। वो बहुत चिल्ला के कहता है, गुस्सा कर रहा होता है। उसके एक्सप्रेशन गाइस यहाँ पे वाकई में बहुत सीरियस होते हैं। वो इतना सीरियस लग रहा होता है कि अब यहाँ वार्डन भी डर जाता है और उसे भी डर लगने लग जाता है कि कहीं ये वाकई बिग माउस तो नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मीहू का दिखाया जाता है। उससे मेयर ने बुलवाया होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इन्वेस्टिगेटर उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या बिग माउस है। तो वो साफ कहती है कि मेरा हस्बैंड बिग माउस नहीं है। वो उसे बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं बट वो साफ कह देती है कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, कोई भी उसे इतना अच्छा नहीं जानता होगा क्योंकि मेरा और उसका रिलेशनशिप 16 इयर्स का रहा है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब वो बस स्टैंड पे जाके बैठती है और वो पार्क चिंग हो के बारे में सोचती है पास्ट में कि जब वो बहुत ज्यादा दुखी थी, उसका ब्रेकअप हुआ था तो पार्क चिंग हो ने उसे समझाया था, उसने उससे ड्रिंक नहीं करने दी थी और जब वो ड्रंक बहुत ज्यादा हो गई थी तो वो उससे
इतनी सर्दी में स्नोई नाइट में अपने कंधे पर बिछा कर लेकर जा रहा था और फिर उसे एकदम से वॉमिट आई थी, उसने वॉमिट की थी। और उसके बाद पार्क चिंग हो ने जब उसकी इतनी हालत देखी थी बुरी, तो उसने कहा था कि तुम्हें उस बॉयफ्रेंड की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम मुझे सिलेक्ट कर लो, मेरे साथ बाहर जाया करो, समय बिताया करो, डेट पे भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करूंगा, मैं उससे अच्छा बॉयफ्रेंड साबित होकर दिखाऊंगा। यहाँ मीहू उसकी ये बात सुन के इमोशनल होती है, वो उसका फेस पकड़ती है और रोके कहती है कि तुम उसकी तरह खूबसूरत नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं ट्राई करूंगा, मैं खूबसूरत होने की भी ट्राई करूंगा, उसकी तरह क्यूट बनने की कोशिश करूंगा, बस तुम मुझे एक्सेप्ट करो। और फिर मीहू बहुत ज्यादा रोती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब मीहू यही इंसिडेंट याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है, बट आज पार्क चिंग हो उसे चुप कराने के लिए नहीं आ रहा। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ हम मेयर को देखते हैं जो बाहर बैठा उसे देख रहा होता है रोता हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ मेयर का कि उसकी वाइफ जूही ड्रिंक्स वगैरह प्रिपेयर कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही होती है मेयर के साथ समय बिताने के लिए। अब वो मेयर के पास जाती है जो वर्क कर रहा होता है, वो उसे कहती है क्या तुम भूल गए, आज एक स्पेशल डे है। वो कैलेंडर देखता है और उठ के उसके पास आता है। वो बैठ के ड्रिंक कर रही होती है तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहता हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं थक गया हूँ इस खेल तमाशे से, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और फिर अब यहाँ पर उसकी वाइफ समझ जाती है कि इसका मन नहीं है, वो उठ के जाने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें प्रोफेसर के पेपर्स के बारे में कुछ पता चला क्या, तुम्हें वो मिले? तो वो कहती है तुम उनके बारे में भूल जाओ, वो सिर्फ एक र्यूमर है। और फिर वो जाके अपने बेड पर लेट जाती है। गाइस, यहाँ हमें नजर आता है कि इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड देन नेक्स्ट डे हम दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पार्क चिंग हो सीवरेज लाइन में दोबारा वर्क कर रहा होता है। सब लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो पार्क चिंग हो सोच रहा होता है कि उसने बहुत कोशिश की सोचने की कि कौन उसके साथ ऐसा धोखा कर सकता है, उसे बिग माउस में फ्रेम कर सकता है, बट उसे कोई भी नहीं मिला। यकीनन इनमें से यहाँ कोई भी नहीं है, कोई अलग ही है जिसे वो नहीं जानता है। इतने में सोल्जर आता है और कहता है कि तुम्हारा फूड आ चुका है, तुम लोग खाना खा लो। बट यहाँ जब वो लोग खाना खाने जाते हैं तो वो खाना अच्छा नहीं होता है, वो बहुत गंदा खाना होता है, जिसे देखकर सब प्रिजनर्स बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं कि ये हमें क्या खाना दिया गया है। अब यहाँ पे पार्क चिंग हो को भी बहुत भूख लगी होती है। वो गुस्से से उस टेबल को गिराता है फूड वाली को और कहता है कि आज हम इनसे खाना लेकर रहेंगे। वो सबको कहता है कि हम सब इस बकेट को लेकर चलते हैं और उनका मुकाबला करते हैं, यही इसका हल है। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब यहाँ वो सोच रहा होता है कि मुझे बिग माउस मरने के लिए बिग माउस जैसा एक्ट करना पड़ेगा और एक चीज श्योर है कि मीहू की जान बचाने के लिए मुझे अब खुद को बिग माउस ही शो करना पड़ेगा। वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी टीम लेकर आगे बढ़ रहा होता है और वो सारी बकेट्स को रख देता है। यहाँ पर सोल्जर उसे वार्न करने लग जाते हैं कि तुम वापस अपनी पोजीशन पे जाओ, तुम लोग यहाँ आके क्यों खड़े हो। वो उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। वो साफ कहता है हमें फूड चाहिए और हम वापस नहीं जाएंगे, बट सोल्जर उन्हें डांटने लग जाता है। तो वो सब बकेट उठाते हैं और सोल्जर्स के ऊपर गिराने लग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अंदर सेल में भी जितने प्रिजनर्स होते हैं जो लंच टाइम कर रहे होते हैं, वो सब एक्साइटेड होकर ये सीन देखने लग जाते हैं। बट यहाँ पार्क चिंग हो उन सब पे अपना रोब झाड़ने लग जाता है, कॉन्फिडेंटली सारी बकेट्स उठाकर उन सोल्जर्स का मुकाबला करने लग जाता है। अब वो उन्हें कहता है मेरे नजदीक आओ, मैं तुम पर ये सब कुछ डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी मेरे नजदीक आने की। बट सोल्जर आगे बढ़ता है और कहता है अगर तुमने अब दोबारा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिग माउस कहता है, यानी पार्क चिंग हो कहता है ठीक है, मुझे मार के दिखाओ। इतने में पीछे से वार्डन और वो तीनों वीआईपी प्रिजनर्स आ जाते हैं और वार्डन उसे आके कहता है कि अपनी पोजीशन पे वापस जाओ, तुम्हें नहीं पता कि सब लोग तुम्हें यहाँ देख रहे हैं। पार्क चिंग हो उसे बस घूरता रहता है, उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। अब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि अब सीन क्या बनेगा। अब यहाँ पे पार्क चिंग हो सोच रहा होता है कि अगर मैं डर गया तो यहाँ ही ये मामला खत्म हो जाएगा, मुझे एक और चांस नहीं मिलेगा, मुझे इनका मुकाबला करना पड़ेगा और इन्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं बिग माउस हूँ। अब वो आगे बढ़ता है और वार्डन के कान में जाके कहता है तुमने सही कहा, सब लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तुम्हें ये बता दूं, ये इसमें मेरे लोग भी शामिल हैं जो मुझे देख रहे हैं और मेरे एक इशारे पे तुम्हारी फैमिली का वो हाल करेंगे कि तुम्हारी फैमिली का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो बेहतर है हमें अच्छे वे में लंच करने दो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अब वो पीछे जाता है और कहता है हम लोग सिर्फ खाना खाना चाहते हैं और हमें खाना सही से खाने दिया जाए। अब यहाँ पे सब लोग सस्पेंस में खड़े होते हैं कि अब वार्डन क्या जवाब देगा। सबको तो यही लग रहा होता है वार्डन अभी से नहीं छोड़ेगा, बट वार्डन सोल्जर को कहता है इन्हें जाने दो और इस बात को यहाँ ही खत्म करो। अब यहाँ सब लोग जब देखते हैं कि वार्डन ने इसके हक में फैसला दे दिया है, सब लोग बहुत ज्यादा जश्न मनाने लग जाते हैं और पार्क चिंग हो का साथ देने लग जाते हैं कि उन्हें कोई ऐसा लीडर मिला जो फाइनली इन सब का मुकाबला कर रहा है। उन सब के जाने के बाद यहाँ वो तीनों वीआईपी प्रिजनर्स वार्डन को कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि अब सब लोग उसके साथ मिल जाएंगे और तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सब हैंडल करना। बट वार्डन कहता है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, तुम लोगों को अगर इतनी ही चिंता हो रही है इस बात की तो तुम लोग गोंग जी होन से बात करो, उससे नेगोशिएट करो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गोंग जी होन को इस मामले में मनाओ। वो तीनों बस गुस्से से खड़े होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कॉरिडोर में आते हुए सब लोग पार्क चिंग हो को वेलकम कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पार्क चिंग हो भी अपनी एक्टिंग खत्म करता है और जल्दी से खाना खाने लगता है। इतने में सोल्जर
सोल्जर आता है और कहता है तुम्हें कोई विजिट करने आया है। वो समझता है कि लॉयर होगा। वो अंदर जाके देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। मीहू सामने खड़ी होती है प्रोसिक्यूटर के साथ। प्रोसिक्यूटर कहता है तुम लोग आपस में बात कर लो, मैं जा रहा हूँ। अब प्रोसिक्यूटर बाहर जाता है तो वो मीहू को देख रहा होता है। मीहू उसे देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मीहू आगे बढ़ती है, उसे गले लगाती है। वो भी उसे गले लगाता है और रोने लग जाता है और कहता है तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए क्योंकि मुझसे बहुत स्मेल आ रही है। मीहू कहती है ये इन बातों का टाइम नहीं है, बट वो उसे अपने आप से दूर करता है, अपने आप को संभालता है और कहता है मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवाए थे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है, तुम मुझे छोड़ दो और अब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बट वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है तुमने ये बात क्यों की। यहाँ वो रोने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम भी उस मुसीबत में फंस जाओ, तो बेहतर है तुम मुझे छोड़ दो। तो वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, अगर इस जगह मैं होती तो क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा सलूक करते नहीं ना, तुम मेरा साथ देते। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी बट तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे नाम के बिना मैं नहीं रहूंगी। वो दोनों बहुत रो रहे होते हैं। यहाँ मीहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पार्क चंग हो को इस तरह देखकर वो उसका फेस अपने हाथों में लेती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर इस मामले को हैंडल कर लेंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम मुझे इस तरह परेशान ना करो, मेरा दिल टूट रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं। गाइस ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था। फिर हम देखते हैं अब पार्क चिंग हो को सजा मिलती है। उसने अपनी पोजीशन छोड़ी थी तो इसलिए उसे सॉलिटरी सेल में रखा जाता है। वो अंदर जाके बैठ जाता है। अब वो कहता है कि मीहू की खातिर उसे सर्वाइव करना पड़ेगा। एंड देन फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वार्डन यहाँ सब लोगों को उठा रहा होता है म्यूजिक बजा के। सब लोग उठ जाते हैं। एंड देन फ्रेंड्स अब सोल्जर आके पार्क चिंग हो को कहता है कि तुम्हें भी बाहर आना चाहिए और वो एकदम से पार्क चिंग हो को देखता है। वो बहुत ज्यादा इंटेंस नजर आ रहा होता है। उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा डराने वाले होते हैं कि सोल्जर भी एक लम्हे को डर जाता है। अब वो जाते हुए सोच रहा होता है कि आज से उसकी नई जर्नी स्टार्ट होगी। अब उससे लोगों के आगे बिग माउस का मास्क चढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग सच में समझे कि ये बिग माउस है। अब यहाँ वो बाहर आता है तो सब प्रिजनर्स उसके पास आके उसे बो करते हैं और कहते हैं कि हमारी वजह से तुम्हें सजा मिली। वो उसका थैंक यू करते हैं, उसे बॉस कह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे पार्क चिंग हो जेरी को साइड पे लेके जाता है और उसे कहता है कि हमारी टीम में सिर्फ 5-7 लोग हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी टीम बढ़े, तो तुम बाकी लोगों से पूछो उनकी क्या विशेष है, मैं उनकी विशेष पूरी करूंगा चाहे वो कोई भी हो। और कहता है कि तुम सबसे जाके बात करो। अब जेरी सबसे जाके बात करता है बट वो आके पार्क चिंग हो को बताता है कि सिर्फ 3 लोग राजी हुए हैं अपनी विश बताने के लिए। तो वो कहता है ठीक है, कल प्रिजन चर्च में वो लोग आ जाए और मुझे अपनी विश बता दें। अब यहाँ हम देखते हैं कि पहला प्रिजनर फॉर्च्यून टेलर होता है। वो आके उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी विश बताना चाहता हूँ। वो हंस के कहता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं मैं बिग माउस नहीं हूँ। तो वो कहता है लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी विश पूरी करो। फिर वो बताता है कि मेरी बेटी मिसिंग है, मैं उसे बहुत अरसे से ढूंढ रहा हूँ बट मुझे कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने रिपोर्ट वगैरह भी लिखवाई, मिसिंग केस भी करवाए बट उसका कुछ पता नहीं चला। फिर एकदम से मुझ पर हिट और रन केस का इल्जाम लग जाता है, मुझसे एक एक्सीडेंट हो जाता है और मैं यहाँ कैद हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी हेल्प कर दो। एंड उसके बाद वो उससे कहता है कि ठीक है, आप मुझे नोट पर सारी अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, मैं इस बारे में पता जरूर लगाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं साइकोपैथ आके बैठता है। तो यहाँ पार्क चिंग हो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को बचाना चाहता हूँ, वो एक कैंसर वार्ड में है, उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए, मैं उनकी हर हाल में मदद करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न लग जाए। और उसके बाद पार्क चिंग हो उससे कहता है कि ठीक है, तुम सारी इन्फॉर्मेशन अपनी मदर के बारे में मुझे दे दो और उनके हॉस्पिटल के बारे में भी बताओ कि वो किस जगह पर है और उनका ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है। वो सब कुछ नोट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मीहू का देखते हैं जो सारे स्टाफ वालों से उस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है जिसका मर्डर हुआ है। वो उन पेपर्स के बारे में हर एक से पूछ रही होती है बट अजीब बात यह होती है कि हर कोई उसे यही कह रहा होता है कि वो प्रोफेसर अच्छा नहीं था। बट यहाँ वो पेशेंट से जब इन्फॉर्मेशन लेती है तो पेशेंट उस डॉक्टर की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं कि वो डॉक्टर बहुत ज्यादा अच्छा था, वो बहुत काइंड था। अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि स्टाफ वाले उससे झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब इसी बारे में वो अपने फादर से ये बात कर रही होती है कि मुझे डॉक्टर्स ने तो कहा है कि वो स्किलफुल नहीं था बट पेशेंट्स उसकी साइड ले रहे हैं, जरूर कोई ना कोई मसला जरूर है, उसने पेपर्स में कुछ ऐसा जरूर लिखा होगा जिसे छुपाया जा रहा है। इतने में एक नर्स आती है और कहती है तुम्हें डायरेक्टर बुला रही है। यहाँ हम देखते हैं कि एक अननोन वुमेन बैठी होती है जो यहाँ सारी बातें सुन रही होती है मीहू की। एंड देन फ्रेंड्स अब हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर मीहू को कहती है कि तुम पार्क चिंग हो की वाइफ हो ना, जो कि बिग माउस है। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसकी वाइफ हूँ बट वो बिग माउस नहीं। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हारा काम अब यहाँ तक काफी है, तुम ऐसा करो रेजिग्नेशन लेटर दे दो और यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है ये आप गलत कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी गिल्टी की वाइफ होंगे भी सही तो ये मेरी मर्जी होगी, मैं जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं। और दूसरी बात ये कि उस पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, अभी सही तरह प्रूफ नहीं हुआ है कि वो बिग माउस है कि नहीं है, तो आप मुझे ये सजा नहीं सुना सकती हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे समझ आ गई है, तुम अपने काम पे लग जाओ। बट फिर यहाँ पे हम मीहू को देखते हैं, वो उससे उसी डॉक्टर के बारे में पूछने लग जाती है कि ये सब कुछ मेरे हस्बैंड के साथ उस मर्डर केस की वजह से हो रहा है और वो डॉक्टर यहाँ ग्योचिन हॉस्पिटल में ही काम करता था, उन्होंने कोई पेपर
पेपर्स लिखे थे, क्या आप उन पेपर्स के बारे में कुछ जानती हैं? उनमें कुछ ना कुछ जरूर छुपा था जिनकी वजह से उसके मर्डर हुआ है। यहाँ पर अब डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि तुम्हें इस मामले में बात नहीं करनी चाहिए। मेरे हॉस्पिटल ने पहले ही इस मर्डर केस की वजह से बहुत कुछ सफर किया है। क्या तुम चाहती हो कि यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं वो बगैर इलाज के मर जाए? इस केस की वजह से यह हॉस्पिटल बंद हो सकता है और इन र्यूमर्स की वजह से पेशेंट्स सफर कर सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ, तो बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और कोई पेपर्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स है। एंड देन फ्रेंड्स, अब वो जा रही होती है तो वो अननोन वुमन उसके पास आती है और कहती है प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा दो, उसकी कोई भी यहाँ हॉस्पिटल में हेल्प नहीं कर रहा है, तुम उसकी हेल्प कर दो। अब इतने में एडमिनिस्ट्रेटर आती है तो वो जल्दी से आगे भागती है। वो एडमिनिस्ट्रेटर से पूछती है कि ये अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी, तो वो कहती है नहीं नहीं, ये एक पागल औरत है, ये अक्सर ऐसी बातें करती रहती है, तुम इसका ज्यादा ध्यान ना दो। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों वीआईपी प्रिजनर्स बैठे होते हैं वार्डन के साथ और उसे समझा रहे होते हैं कि तुम बहुत बड़ा नुकसान बैठोगे अपना। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ स्मूथ रहे तो तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा और हम तुम्हें बहुत ज्यादा इसके लिए पैसे देंगे। और पैसों की बात सुनकर वो उनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अब वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग पार्क चिंग हो को मरवा दो। अब हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो के सेल में 3 लोग अंदर दाखिल होते हैं, जिनमें से एक वही प्रिजनर होता है जिसने पार्क चिंग हो के ऊपर हमला किया था। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ वो आके पार्क चिंग हो से माफी मांगता है, बट यहाँ पर फॉर्चून टेलर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी जल्दी खत्म होने वाली है, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो और तुम अकेले मरोगे। फिर वो उसे धमकाता है कि तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे वरना तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। अब यहाँ उनका सामान वगैरह सब चेक करते हैं कि इन्होंने कुछ छुपाया तो नहीं हुआ। यहाँ पार्क चिंग हो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। एंड देन फ्रेंड्स, अब यहाँ हम सेल में देखते हैं जब सब सोए होते हैं तो वही प्रिजनर अपनी नाइफ निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट यहाँ पार्क चिंग हो ऑलरेडी अलर्ट लेटा होता है, बट वो उसे मारता नहीं है और आगे की तरफ चला जाता है। पार्क चिंग हो भी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इसे उन तीनों वीआईपी प्रिजनर ने भेजा होगा। फिर वो सोचता है इसका मतलब वार्डन भी अब इनके साथ मिल चुका है और मुझे अब ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। एंड देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्क चिंग हो जेरी के साथ बातचीत कर रहा होता है। वो उससे बात करके बहुत खुश हो रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है और बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। एनीवेज, अब इतने में वहां पर वही प्रिजनर आता है और कहता है कि हम बहुत खाना लेकर आए हैं तो हमारे साथ खाना खाओ। अब उनके साथ खाना खा रहा होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो उससे कहता है कि तुम्हें हमारे सेल में क्या वार्डन ने भेजा है? मुझे अच्छे से पता है कि उसने तुम्हें पैसे ऑफर किए हैं और मुझे मारने के लिए भेजा है। तो वो कहता है कि हाँ, उसने मुझे पैसे ऑफर किए हैं। तो वो कहता है मैं उससे ज्यादा अमाउंट में तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो कहता है ठीक है, आज से बॉस मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो प्रिजनर्स का लीडर आता है और उसे नाइफ वगैरह दे देता है ताकि वो पार्क चिंग हो को मार ले। यहाँ पर वार्डन देख रहा होता है और वार्डन सोल्जर को कहता है कि ख्याल रखना, पार्क चिंग हो को सिर्फ एक दफा नाइफ लगनी चाहिए, इससे ज्यादा वार उस पर नहीं होने चाहिए, उसे मरना नहीं चाहिए, बस ये शो होना चाहिए कि उसे मारने की कोशिश की गई है। एंड देन फ्रेंड्स, अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कुछ काम करवाया जा रहा होता है। तो वो सारी टीम जिन्हें वीआईपी ने हायर किया होता है वो अंदर आ जाते हैं। बाहर से सोल्जर्स दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। पार्क चिंग हो से देख रहा होता है। जेरी उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? अब वो कहता है तुम बिग माउस हो ना, तुम्हारा आज मैं हशर करके रख दूंगा। अब वो सब हमला कर देते हैं पार्क चिंग हो पर और उनके सब साथियों पे। सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो प्रिजनर पार्क चिंग हो को बहुत मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट यहाँ पर फॉर्चून टेलर पार्क चिंग हो की जान बचा रहा होता है। वो उसे काफी ज्यादा बचा ही रहा होता है कि इतने में अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि वो तीनों वीआईपी कह रहे होते हैं कि वो प्रिजनर उसे मार देगा, बट वो तीसरा प्रिजनर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उस वीआईपी को हायर किया है? वो वीआईपी तो मैंने सिर्फ शक के लिए शो किया है सामने, बट एक्चुअल में कोई और है जो पार्क चिंग हो को मारेगा, वो उसके हाथों मरेगा। और यहाँ हम देखते हैं वो और कोई और नहीं, वही साइको होता है। वो अपनी नाइफ निकालता है और पार्क चिंग हो को घूरा होता है। अब वो उसके आगे बढ़ रहा होता है। पार्क चिंग हो उसके हाथ में नाइफ देख लेता है और इसके जहन में आता है कि इसने कहा था कि अपनी मॉम को बचाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसके लिए चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अब उसे समझ आ जाता है कि इसे वार्डन और उन तीनों वीआईपी ने खरीद लिया है। बट इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्चून टेलर आगे बढ़ता है और पार्क चिंग हो की जान बचा लेता है। और यहाँ पर अब वो उसे पकड़े होता है। पार्क चिंग हो से और प्रिजनर्स लड़े होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि अब सिचुएशन काफी टेंस हो चुकी होती है। फॉर्चून टेलर के बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है। पार्क चिंग हो उसे साइड पे करता है। साइकोपैथ हंसने लग जाता है और यहाँ अब हम देखते हैं पार्क चिंग हो को जो बहुत ज्यादा इंटेंस फेस बनाकर देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा होता है। उसके एक्सप्रेशंस कमाल होते हैं और इस कमाल मोमेंट पे हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइज प्लीज मेरे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 तीनों को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ चैनल्स पे कॉपीराइट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से मुझे अलग अलग चैनल पे एपिसोड्स अपलोड करनी पड़ रही हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे तीनों चैनल्स को ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सारी एपिसोड्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।